कैदी नंबर 732 बहुत कम उम्र लड़का था। उसकी उम्र 20 साल थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। न मैं उसे मासूम कह सकती थी ना ही मक्कार। बस जब मैं उसे देखती तो मुझे लगता कि वो किसी गहरी सोच में डूबा है। चेहरा रहस्यमय सा था। मुझे उसके लिए सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो सजाए मौत का कैदी था। 19-20 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि उसके लिए ये दुनिया अभी खुली ही नहीं थी। वो तो बहुत कम उम्र लगता था। मेरा उससे पूछने को जी चाहता था कि तुम्हें किसकी वजह से और किस जुर्म की वजह से ये सजा मिली है कि दुनिया की इतनी बहारें छोड़कर सीधा जिंदगी के आखिरी मोड़ पर आकर खड़े हो गए। मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती कि मेरा उससे बात करने से भी दिल घबराता था। मेरा नाम सुनीता है। पैसे से तो मैं एक इंस्पेक्टर ही थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था। मगर उस कैदी को देखकर मेरा दिल पिघल जाता और दिमाग सवालों से भर जाता था। उससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता कि आप किसी कैदी से इस तरह बेझिझक और बेधड़क होकर बातें घड़ सके। आज मुझे हुक्म मिला कि कैदी नंबर 732 की 2 दिन के बाद सजा है, यानी उसकी सजा का वक्त आ गया था। उसे उसके प्यारों से मिलवाया जाना था। मेरा दिल अजीब तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सजाए मौत के कैदी को उसकी सजा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान भी हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं उस कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। ये हक है जो सजाए मौत के कैदी को दिया जाता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या पसंदीदा इंसान से मिलना चाहे। उसकी ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 732 का नाम सूरज था। उससे भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी, मगर फिलहाल उसके घर वाले उससे मिलने आए थे। मैंने देखा उसकी माँ उसके गले लगकर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि परमात्मा तुझे ये सजा नहीं होने देगा, तुझे इस सजा से बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेकसूर है। मुझे उस औरत पर तरस आने लगा। माँ भी कैसी बातें करती है। सजाए मौत तो उसकी 2 दिन के बाद होना लिखी ही थी। भला उसे कौन रोक सकता था। दरअसल अगला दिन रविवार का था, इसलिए मुझे आज ही ये ऑर्डर मिला था कि मैं सूरज को उसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सजा समय पर दी जा सके। मेरा तो ख्याल था कि सूरज की आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलना होगी, तो वो उसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस सुकून से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उसकी ख्वाहिश इतनी ही अनोखी और निराली होगी। खैर, सूरज को उसके घर वालों से मिलवाने के बाद उसे वापस सेल में बंद कर दिया गया। अब उसके पास सिर्फ 48 घंटे रह गए थे। मैंने जरा सी हमदर्दी से उससे पूछा। पहली बार मैंने उससे बात की थी। सूरज, तुम्हारी मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो ही गई है, अब कौन सी आखिरी ख्वाहिश? उसने तीखे स्वर में सवाल किया। यही कि तुम अपने घर वालों से मिल लिए हो, अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। ऐसा तो नहीं है। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश जरूर है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। सूरज ने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया था। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? पहले मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करोगे। पूरी करेंगे, जरूर करेंगे, ये तुम्हारा हक है। मैं उसकी कम उम्री पर तरस खाकर बोली। तो फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े साहब के सामने पेश करो। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार ऐसे नहीं करूंगा। बहुत खास ख्वाहिश है मेरी, और मैं जानता हूं कि तुम ये बात किसी चौथे व्यक्ति तक नहीं पहुंचाओगी। मुझे उसकी ये बात सुनकर गुस्सा तो आया था, लेकिन वो सजाए मौत का कैदी था। मैंने सोचा, जाने दो बेचारा, बस 2 दिन का ही तो मेहमान है, मुझे इससे दुश्मनी करके क्या मिल जाएगा। मैंने एसपी साहब के सामने सूरज को पेश कर दिया। बोलो बच्चे, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? आखिरी ख्वाहिश बता दो अपनी। मैं हैरान थी कि एसपी साहब इतनी नरमी से सजाए मौत के कैदी से कैसे पेश आ सकते थे, मगर शायद वो भी उसकी हकीकत से वाकिफ होंगे, जानते होंगे कि उसका कसूर क्या है और उसे सजा क्यों मिली है। अक्सर यहाँ पर ज्यादातर कैदी ऐसे ही थे, जिनका कसूर छोटा और सजा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले आदमी बाहर आज़ाद घूम रहे होते हैं।
बहरहाल जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, एसपी साहब, मैं आखिरी बार जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं, किसी की मांग भरना चाहता हूं और एक दिन अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूं। उसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताले लग गए। एसपी साहब ने अकल और होश से काम लिया। देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा देंगे, मगर तुमसे शादी करने के लिए मानेगा कौन? तुम्हारे घर वाले अमीर तो है नहीं, तुम एक गरीब खानदान से संबंध रखते हो, क्यों एक मौका बर्बाद कर रहे हो? कोई और चीज बता दो, खाना पीना, कोई किसी से मिलना जुलना, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम इस दुनिया से जा रहे हो। हमारे लिए दुख की बात है, मगर कानून सख्त है और कानून ऐसा ही है, सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कम उम्र और मासूम हो या फिर ज्यादा उम्र का या बदमाश, सबके लिए एक ही सजा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें सजा क्यों हुई, तुमने किया क्या है, लेकिन यह है कि अब तुम सजाए मौत के कैदी हो तो बिना वजह तो नहीं हो, तुम्हें किसी वजह से तो ये सजा मिली होगी। अब तुम ढंग की ख्वाहिश का इजहार करो तो हम पूरी भी कर देंगे, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि तुमसे कोई शादी के लिए राजी नहीं होगी, और फिर हम कैसे तुम्हारी शादी करवा दे? सूरज बड़े इत्मीनान से बोला, एसपी साहब, मैं कब आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी शादी करवाएं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं कि मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए। सोचने लगी कि कहीं ये जेल की किसी औरत से शादी करने का ना बोल दे। सूरज ने कहा, मेरे गांव और उसके आसपास के इलाके में ऐलान करवा दिया जाए कि सूरज सनोप दयाराम किसी लड़की से शादी करना चाहता है जो एक दिन के लिए सजाए मौत से पहले उसकी दुल्हन बन सके। अब ये बात तो थी बड़ी बेढंगी, मगर सूरज ने हमसे वादा लिया कि अगर कोई औरत उसके बाद भी मुझसे शादी करने को तैयार हुई तो आप रोकेंगे नहीं और सुबह होने तक वो मेरे पास ही रहेगी। सूरज की अक्लमंदी ने हमें भी परेशान कर दिया था। उसकी हाजिर जवाबी ऐसी थी कि हम लोग परेशान हो गए। हमने कहा कि ठीक है, हम लोग ऐलान तो करवा देंगे, मगर हमें इतना तो यकीन है कि तुमसे शादी करने को कोई नहीं आएगा। कोई औरत अपना भविष्य क्यों बर्बाद करेगी? एक दिन के लिए अपने रिश्तेदारों से क्यों कर झगड़ेगी? सूरज ने कहा, कोई बात नहीं, बस आप ऐलान करवा दें, मेरी यही ख्वाहिश है। उसके बाद अगर कोई ना आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर मुझे भले से सजाए मौत दे दी जाए। हमने सूरज की ख्वाहिश पर अमल करते हुए बस्तियों में ऐलान करवा दिया। साथ में ये भी बताया कि वो सजाए मौत का कैदी है। 2 दिन के बाद उसे उसके जुर्म की सजा में फांसी दे दी जाएगी और वो इस दुनिया से चला जाएगा। अगर कोई औरत फिर भी उससे शादी करना चाहती है तो फला थाने में आ जाए, वहां से उसे जेल पहुंचा दिया जाएगा। हमें तो ये मजाक ही लगा था। हमने तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मगर ठीक 1 घंटे के बाद सिपाही मनीष पाल ने बताया कि जेल में एक औरत आई है जो दुल्हन के कपड़ों में है और उसके साथ एक पंडित भी है। मुझे बात बड़ी हैरान कर देने वाली लगी। मुझे लगा कि शायद यूं ही कह रहे होंगे, पर जब मैं और एसपी साहब बाहर गए तो ये देखकर हैरान रह गए थे कि सामने एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र 16 से 17 साल होगी वो खड़ी थी और उसके साथ पंडित जी भी थे। पंडित को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उस लड़की की शादी कराने की हामी भर ली है। उनके पास शादी का सभी सामान भी था, जबकि लड़की भी खूब अच्छी तरह से तैयार थी। लड़की का मेकअप और उसकी तैयारी देखकर लगता था कि ये सब तो उसने पहले से तैयार कर रखा है। अब मुझे सूरज पर शक होने लगा कि उसने ऐसी ख्वाहिश का इजहार ही क्यों किया। एक दिन के लिए उसे अपनी दुल्हन से मिलकर क्या मिलेगा? ये औरत कौन है? मैंने पंडित जी से पूछा। जी मुझे नहीं पता, ये मेरे पास आई थी, इसने इसी तरह का जोड़ा पहना था, बोली कि मुझे जेल लेकर चलो, मैंने सूरज से शादी करनी है। मुझे नहीं पता जी इसके दिल में क्या आया है। मैंने तो इसे समझाया कि ऐसा नहीं करो, मगर ये समझने पर राजी ही नहीं है। कहती है कि मुझे सूरज से ही शादी करनी है। मैं इसे बता चुका हूं कि वो सजाए मौत का कैदी है, 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी, मगर ये मानती ही नहीं। कहती है कि कोई बात नहीं, भले ही मैं एक ही दिन सूरज के साथ रहूं, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं सूरज से सच्ची मोहब्बत करती हूं। हमें नहीं पता था कि सूरज को कोई लड़की इतना चाहती है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बात बड़ी अजीब सी थी, लेकिन खैर हमारा काम तो उसकी ख्वाहिश पूरी करना था। हमने किसी बात पर ऐतराज नहीं किया। पंडित जी को बुलाया गया। सूरज को उसके सेल से बुलाकर बाहर ग्राउंड में बैठा दिया गया।
फेरे हुए, शादी की रस्म पूरी हुई। सूरज ने कहा कि अब मेरी ख्वाहिश के मुताबिक, वादे के मुताबिक आप मेरी दुल्हन को मेरे सेल में भेजेंगे। मैं उसके साथ बातें करूंगा, पूरा दिन बस हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, फिर ये यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद मुझे आप मौत की फांसी पर चढ़ा दे, कोई गम नहीं है, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। सूरज की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी होती है, मैंने ये दिल में सोचा था, मगर ये नहीं जानती थी कि इसकी बड़ी कहानी होगी जो हमारे भी होशो हवास उड़ाकर रख देगी। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया कि तुम इस लड़की को सूरज के सेल में बंद कर दो। वहां तो कुर्सी भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, ये बेचारी खुद ही तंग आकर थोड़ी देर में बाहर निकलने के लिए कहेगी। मैंने भी यही सोचा था। मैं उस लड़की को सेल में ले गई। वहां तो मुश्किल से बस 2 लोगों के खड़े होने की जगह थी। मैंने उन दोनों को सेल में बंद कर दिया और फिर बाहर आ गई। मुझे लगा था कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की तंग आ जाएगी, मगर मुझे हल्की हल्की सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। मुझे शक हुआ कि शायद सेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं संतुष्ट थी। मैं जानती थी कि सेल का दरवाजा खोलना इतनी आसान बात नहीं है। मेरी कोशिश यही थी कि सूरज अपनी आखिरी बातें अपनी मासूका से कर ले। मुझे उन दोनों में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो वो बातें कर रहे थे ना ही मैंने सुनी, ना उन पर ध्यान दिया। मुझे संतुष्ट करने के लिए बस एक ही बात काफ़ी थी कि सेल पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था और उस ताले को कोई भी चाहकर भी नहीं खोल सकता था। काफ़ी देर गुजर गई थी, मुझे नींद आने लगी। तभी मुझे सेल से थोड़ी सी चीखने की आवाज़ आई। मैं फौरन ही वहाँ पहुंची तो वो लड़की जो कि सूरज से शादी करके यहाँ आई थी और सेल में बैठी हुई थी, उसने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए, अब मैं इसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे लगा कि शायद सूरज ने उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी की है। उसने कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे घर जाना है। मैंने जल्दी जल्दी सेल का दरवाज़ा खोल उस लड़की को आज़ाद किया और वापस ताला लगाकर सूरज को कैद करके वापस अपने कमरे में आ गई। मैं इस बात से बेखबर थी कि जब मैं सुबह उठूंगी तो एक तूफान होगा जो मेरा इंतजार कर रहा होगा। एसपी साहब ने मुझसे कहा कि वो सजाए मौत वाला कैदी 732 कहाँ है। मैंने कहा कि वो अपने ही सेल में होगा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोले कि मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मैंने एक दूसरे कांस्टेबल को भेजा था कि वो सूरज को लेकर आए। तुम जाकर सेल नंबर 732 में चेक करो कि वो कहाँ है, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने एसपी साहब को ये तो कह दिया था कि मैं जाकर देखती हूँ, पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। अगर वो कैदी कहीं गुम हो गया या उसने मुझे कुछ चकमा दे दिया तो मैं क्या करूंगी? खैर, मैं जल्दी जल्दी 732 वाले सेल में गई। वहां तो अंधेरा ही छाया हुआ था। मैंने सूरज को आवाज दी पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने टॉर्च लगाकर देखा तो एक मरियल सा आदमी था जो कि सेल के फर्श पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। मैंने जल्दी से सेल को खोला, मगर जब मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। इतने में वहां एसपी साहब भी पहुंच चुके थे। उन्होंने भी उस आदमी की तरफ देखा तो उनके भी होश उड़ गए थे। एसपी साहब मुझे डांटने लगे कि तुम में इतनी अकल नहीं है, तुम्हें इतना तजुर्बा हो गया है यहाँ काम करने का, मगर अभी तक तुम्हें लोगों की समझ नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अब अगर किसी गलती की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो उसका असर सिर्फ तुम पर होगा, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। एसपी साहब मुझे बातें सुनाने लगे और मेरा दिल चाह रहा था कि सामने मौजूद लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था उसे किसी सूरत भी बुलाया नहीं जा सकता था। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की जो दुल्हन बनकर सूरज के साथ मिलने आई है, मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि सूरज ने इसे हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वो खुद दुल्हन के कपड़ों में निकलकर जेल से भाग गया था और हमारे सामने उस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को सजाए मौत तो हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि सजाए मौत का कैदी जो होता है सजा तो उसे ही दी जाती है। अब उस लड़की को हम क्या कह सकते थे, जबकि ये लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। आप लोगों ने सूरज के साथ अच्छा नहीं किया, वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। ये बात तो वक्त साबित करेगा। उस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझे ये बात कही तो मुझे उस पर मजीद गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने हुक्म दिया कि अब सूरज को जल्द से जल्द ढूंढा जाए।
वरना कल हम क्या जवाब देंगे। हमने उसे सजाए मौत देनी थी, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था, और वो हमें चकमा देकर भाग गया। बड़े अफसोस की बात है, मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की सेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे तड़कती भड़कती बातें सुना रहे थे। मेरा दिल था कि घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक आदमी पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस खाया, तरस खाकर उसकी शादी करवाई और उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था कि हम उस लड़की के माँ बाप तक पहुंचे या फिर सूरज को ढूंढे। सूरज रात के अंधेरे में कहाँ गया था, हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि वो यहां से सुबह के 4 बजे निकला था। मगर मुझे उस लड़की पर हैरत हो रही थी। अब मेरी दिलचस्पी का निशान वो लड़की बन गई थी कि आखिर वो लड़की कैसे सूरज की जगह बैठने पर राजी हो गई, कैसे उसने सूरज को अपना पति भी मान लिया, और कैसे उसने ये सोच लिया कि सूरज के हिस्से की फांसी उसे दे दी जाए। इतनी मोहब्बत किसी मुजरिम से तो नहीं की जा सकती। अगर सूरज इतना बड़ा मुजरिम होता तो ये लड़की उसे इतनी मोहब्बत कैसे करती। मैंने उससे उसके माँ बाप का पूछा तो उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो नंदन पंवार की बेटी है। नंदन पंवार साथ वाले गांव में रहता था। नंदन पंवार को बुलाकर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि जब लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं सारी बात इसी से पूछ लूं। तब उसने एक अजीब बात कही, बोली कि मैं सूरज भाई के बारे में एक एक बात आपको सच सच बताने के लिए तैयार हूं। मैंने तुरंत हैरत से उसे देखा था। वो अपने पति को भाई कह रही थी। क्या क्या कहा तुमने? सूरज भाई? क्या तुम उसे भाई समझती हो या रिश्ते में वो तुम्हारा भाई लगता है? तुम लोगों ने ये नाटक किया है। नहीं, वो रिश्ते में मेरा भाई नहीं लगता, मगर मेरे भाइयों जैसा ही है। मोहब्बत मैं उनसे जरूर करती हूं, मगर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं कि मैं उनसे शादी कर लूं। मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी। तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने उससे शादी क्यों की? क्या वजह है? क्या तुमने हम सबको चकमा देने के लिए, सूरज को यहां से भगाने के लिए ऐसा किया? यकीन मानो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कल शाम तक वापस आ जाएंगे। वो मुझे यहाँ कैसे देख सकते हैं? और जाहिर है अब तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली है। मैं उनकी जिम्मेदारी हूं। वो इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर या पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। वो भागने वालों में से नहीं है। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो तो मुझे परेशान कर गई थी। मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना फैसला बदल लूं और दोबारा से इस सारे मामले पर गौर और फिक्र करूं। मेरा नाम नंदनी है। मेरी बड़ी बहन आरती की सूरज से मंगनी हो चुकी थी। सूरज बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया हो जब सूरज किसी से डर कर भागा हो। वो मेरे बाबा के बहुत ही करीबी दोस्त का बेटा था। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की वजह से बाबा ने मेरी बहन का रिश्ता सूरज से किया था। माँ बाबा सूरज भाई पर बहुत भरोसा करते थे। जब मंगनी हो गई तो वो कभी कभी हमारे घर भी आ जाया करते थे। मगर गांव का माहौल बड़ा अजीब होता है। एक रात सूरज भाई दीदी से मिलने के लिए हमारे घर आई। इत्तेफाक से उस दिन माँ बाबा भी घर पर नहीं थे। सूरज भाई की मंगनी तो हो ही चुकी थी। जाहिर है उनका हमारे साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें ही घर पर थी, घर में और कोई नहीं था। वो पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई थी कि दीदी से मिलने के लिए आए हैं। मैं किचन में चाय बनाने लगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से कुंडी बजने लगी। मैं घबरा गई। मुझे लगा कि शायद माँ बाबा आ गए हैं, मगर दरवाजे से बाहर झांका तो कोई 3-4 आदमी खड़े थे। मेरी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दरवाजे पर कभी ऐसे आदमी आएंगे। मुझे इस बात की तसल्ली तो थी कि सूरज भाई हमारे साथ है, मगर ये आदमी गांव के बदमाश थे। मुझे उनको देखकर ही खून सूखता था। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने उनसे मिन्नतें की कि हम घर में अकेली बहनें हैं, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। तब उन्होंने माँ बहन की गालियां देते हुए कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। तुम लोग इस गांव में गंद फैला रहे हो। हमें साफ साफ पता है कि इस घर में कौन कौन आता है। हमारे सामने तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। ये शोर सुनकर सूरज भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने घर का दरवाजा खोल दिया, मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर सूरज भाई उन लोगों से उलझ पड़े। उनमें से एक ने बहुत गलत बात की। बोला कि अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियां हैं और इस तरह की लड़कियां हैं
तो हम भी आ जाते। हम तो 3-4 हैं, पैसे भी अच्छे देते। ये बात सुनकर सूरज भाई से रहा नहीं गया। उन लोगों ने इतनी गलत बात कर दी थी कि सूरज भाई गुस्से से उबल रहे थे। जाहिर है उनकी होने वाली पत्नी के बारे में इतनी घटिया बात कोई कैसे कर सकता है। ऐसी घटिया बातें अगर किसी भी गैरतमंद मर्द के सामने हो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूरज भाई ने उस वक्त तो उन लोगों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक तो वो निहत्थे थे और दूसरा अक्लमंदी का तकाजा भी यही था कि हम अकेली बहनों के होते हुए उनसे ना लड़ा जाए। उन्होंने उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया, मगर अब तो ये रोज का तमाशा बन गया। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। मेरे माँ बाबा जैसे ही इधर उधर होते तो ये लोग हमें तंग करने लगते। एक दिन ऐसा ही एक किस्सा हुआ जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी दीदी अपने कमरे में सो रही थी कि खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। उसी वक्त सूरज भाई भी घर में दाखिल हुए तो उन्होंने उस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया था। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिससे न सिर्फ मेरी बहन की जान गई, बल्कि सूरज भाई के हाथ से भी एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सजा उन्हें सजाए मौत की सूरत में मिली। अगर हम लोग अमीर होते, हमारे हाथ में कोई ताकत होती, तो यकीनन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी इज्जत पर हमला करने के जवाब में किसी पर भी फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे। सूरज भाई ने जो भी किया वो गैरत में किया और उन पर किसी किस्म का केस बनता भी नहीं है। मगर चूंकि गांव के लोग ताकतवर हैं तो उन्होंने सूरज भाई के लिए जिंदगी नर्क कर दी। पहले वो 6 महीने इधर उधर छिपते रहे, मगर फिर आखिरकार उन्हें पकड़कर जेल में डलवा दिया गया। अब अगर वो यहाँ से निकलते भी हैं तो भी ये लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कसूर हमारा नहीं, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने हमारे घर पर बिला वजह नजर रखी और हमें हमारे ना किए हुए जुर्म की सजा देना चाहिए। सूरज भाई की मां ने उनसे मुलाकात के बीच उन्हें ये प्लान समझा दिया था। मेरी मां ने उन्हें कसम देकर कहा था कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी, मगर तुमको सजा नहीं होने दूंगी। हमारे खानदान को जितनी उनकी जरूरत है उतनी और किसी की नहीं है। मैं मर भी जाऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि अब इस केस का होगा क्या, लेकिन बस भगवान की करनी उन लोगों की भी किसी बड़े तक पहुंच थी। सूरज उसी व्यक्ति से मिलने के लिए गया था। रातों रात जाकर अपना केस उसके सामने रखा था। वो बड़ा अक्लमंद और मशहूर वकील था। कभी कभी एक अच्छे वकील से जान पहचान होना भी इंसान को थाने और जेल की सलाखों से बचा देता है। भले ही ये बात काफी आगे जा चुकी थी, मगर वकील साहब की धमकियों और उनके सबूतों ने एसपी साहब को भी कायल कर लिया था। सजाए मौत ना ही सूरज के लिए बनती थी और ना ही सूरज की तरफ से कोई अपील दी गई, न उसे सफाई का मौका दिया गया था। केस चला, उसके बाद सूरज बाइज्जत बरी हो गया था, क्योंकि वो निहत्था था। उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था, न उसके नाम पर कोई असला था। ऊपर वाले ने शायद उनकी मोहब्बत और सच्चाई की लाज रखी, वरना इतने बड़े केस से मैंने कभी किसी को बरी होते नहीं देखा। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।